ओके, दिस इज वीडियो लेक्चर 4 ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और एक चीज़ मैं स्टार्ट में आपको बता दूं कि मैंने इस लेक्चर में जो है ना वो जो स्लाइड्स की क्वालिटी है वो बेहतर कर दी है। लास्ट टाइम हम स्टूडेंट्स ने कहा था कि स्लाइड्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियर नहीं होती, तो इसकी वजह से पढ़ा नहीं जाता। तो मैंने स्लाइड्स जो हैं और डायग्राम और वेव फॉर्म जो हैं इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना पहले से बेहतर है। ठीक है, एक आधा पेज है हैंड रिटन, लेकिन वो भी क्लियर है काफ़ी। ठीक है, तो एक तो स्लाइड्स की क्वालिटी बेहतर हो गई है। मैं एक दफ़ा इस लेक्चर का आपको ओवरव्यू दे दूं, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर कर रहे हैं। कंट्रोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि इसमें चारों एस सी आर हैं, तो ये कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर है और फुल वेव है। अच्छा, पहला सर्किट जो है वो रेजिस्टिव लोड के लिए है, ये वाला। तो दूसरा जो है वो आर एल इंडक्टिव लोड के लिए है। ठीक है, उसके बाद दोनों की वेव फॉर्म अलग-अलग हैं। वेव फॉर्म जो है रेजिस्टिव लोड के लिए अलग है और इंडक्टिव लोड के लिए और इंडक्टिव आरएल लोड के लिए वेव फॉर्म जो है वो अलग है। ठीक है, उसके बाद ये पेज में मीन वोल्टेज या एवरेज वोल्टेज की इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, इसी रेक्टिफायर की। और उसके बाद गेटिंग सीक्वेंस और ऑपरेशन इसका थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड किया है। ये फ्री व्हीलिंग डायोड जो है, ये वाला फ्री व्हीलिंग डायोड, इसको ऐड किया। इससे देखा गया वेवफॉर्म पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल फेज हाफ कंट्रोल या सेमी कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर है। सेमी कंट्रोल्ड में क्या होगा कि 4 रेक्टिफायर की बजाय 2 रेक्टिफायर हैं और 2 डायोड हैं। ठीक है, इसलिए इसको सेमी कंट्रोल्ड कह रहे हैं कि इसमें डायोड्स भी हैं और इसमें थायरिस्टर्स भी हैं। ठीक है, ये हम सर्किट देखेंगे, इसकी वेवफॉर्म्स देखेंगे और फिर इसके अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड करके देखेंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड ऐड करने से इस सर्किट में क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद इसकी वेवफॉर्म, फ्री व्हीलिंग डायोड वाली वेवफॉर्म देखेंगे और फिर जो है इसकी वी मीन या एवरेज वोल्टेज जो है वो हम उसकी इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये जो है ना फुल वेव कंट्रोल्ड सेंटर टैप रेक्टिफायर विद इंडक्टिव आरएल लोड और फ्री व्हीलिंग डायोड, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में जो था ना उसमें सिर्फ ये फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 था उसके पेज नंबर 6 पे हमने ये कर लिया हुआ फुल वेव कंट्रोल्ड सेंटर टैप रेक्टिफायर वाला। लेकिन जो है ना इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड जो है वो ऐड किया, उससे हम देखेंगे कि इसकी वेव फॉर्म्स पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद एंड में एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं पेज 1 से। और इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर 4 सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम आप देख लो। ये कंट्रोल्ड विद रेजिस्टिव लोड SCR1 और SCR4 जो है ये डायगनली आप देख सकते हो। SCR1 और SCR4 ये एट टाइम कंडक्ट करेंगे और बाकी जो दूसरे दो डायगनल पे हैं SCR2 और 3 जो हैं ये दूसरे इंटरवल में नेगेटिव साइकिल में जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव साइकिल के लिए इन दोनों का फायरिंग एंगल हम सेम रखेंगे और नेगेटिव साइकिल में इन दोनों का जो फायरिंग एंगल है वो हम सेम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ दूसरा सर्किट जो है इसमें लोड में इंडक्टर ऐड कर दिया, ये इंडक्टिव लोड है। तो पहले वेव फॉर्म देखते हैं हम रेजिस्टिव लोड के साथ। रेजिस्टिव लोड के साथ सबसे पहले ये देख लो, ये सप्लाई वोल्टेज है, साइनसॉइडल वोल्टेज, पीक वैल्यू इसकी वीएम है। ठीक है, तो ये आउटपुट वोल्टेज हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि I1 थायरिस्टर जो 1 और 4 है, ये मैंने बताया आपको। थायरिस्टर, बल्कि ऊपर वाले डायग्राम देखते हैं, रेजिस्टिव लोड है। थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 एट अ टाइम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वेवफॉर्म हम देखते हैं कि रेजिस्टिव लोड में थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 अल्फा पे ये जो है वो फायर हो रहा है। दोनों थायरिस्टर एट अ टाइम फायर हो रहे हैं, अल्फा से लेके पाई तक ये कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और नेगेटिव इंटरवल में जैसे ही नेगेटिव साइकिल शुरू होगा तो ये दोनों थायरिस्टर ऑफ हो जाएंगे और उसके बाद पाई प्लस अल्फा के ऊपर जो है, पाई प्लस अल्फा के ऊपर दूसरे दो थायरिस्टर जो हैं SCR2 और SCR3 जो हैं, SCR2 और SCR3 वो पाई प्लस अल्फा के ऊपर जो है वो फायर हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पाई प्लस अल्फा के ऊपर ये फायर हो रहे हैं। ठीक है, तो दो दो थायरिस्टर I1 और I4 जो है, जो थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 का करंट है, और I2 और I3 जो है ये थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर या SCR2 और SCR3 का करंट है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास जो है टोटल आउटपुट करंट आ जाता है, जो कि सर्किट का करंट है। ठीक है, और यही काम वोल्टेज में हो रहा है कि पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव साइकिल के दौरान जो है
थायरिस्टर 1 और 4 कंडक्ट कर रहे हैं, और जबकि नेगेटिव साइकिल के दौरान थायरिस्टर 2 और 3 जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेवफॉर्म थी। और आखिरी वाली वेवफॉर्म जो है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस वक्त थायरिस्टर 1 ऑफ है, थायरिस्टर 1 कहाँ पे ऑफ है, थायरिस्टर 1 इस इंटरवल में ऑफ है, उस वक्त जो वोल्टेज होगी वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाएगी। उसके बाद थायरिस्टर 1 जो है वो इस इंटरवल में, यानी जो जैसे ही नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होता है ये वाला, इस इंटरवल में थायरिस्टर 1 जो है वो ऑफ है यहाँ तक, इस रीजन में। तो ये वाले रीजन में नीचे अगर आप देखो तो ये वाला वोल्टेज जो है ये अपीयर हो जाएगा थायरिस्टर 1 के क्रॉस। ये वेवफॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं कि जब थायरिस्टर 1 ऑफ होता है तो उस वक्त जो इनपुट वोल्टेज है वो थायरिस्टर 1 के क्रॉस अपीयर हो जाती है। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म थी रेजिस्टिव लोड के लिए। अगली जो वेवफॉर्म है वो इंडक्टिव लोड के लिए। इंडक्टिव लोड के लिए जो वेवफॉर्म है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस ये आता है कि जो रेजिस्टिव लोड है ना उसमें आप देख रहे हो कि जैसे ही पाई पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट होता है तो आपकी आउटपुट जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो जो है वो स्टॉप हो जाती है और नेगेटिव में नहीं जाती। जबकि अगर इंडक्टिव लोड देखो तो इंडक्टिव लोड की जो नेचर है उसमें ये होता है कि इंडक्टर अपने करंट जो है उसमें सडन चेंज अलाउ नहीं करता, और कुछ देर के लिए इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कुछ देर के लिए नेगेटिव साइकिल के दौरान भी थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 को कंडक्ट करवाती रहेगी, जिसकी वजह से ये वोल्टेज रिवर्सल पैदा होगा, ये वोल्टेज नेगेटिव में जानी शुरू हो जाएगी। तो आपका थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 जो है उसको आप अल्फा से तो स्टार्ट करोगे, लेकिन वो पाई पे कंडक्शन स्टॉप करने की बजाय पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करते रहेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप नीचे आप देख लो कि थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 4 जो है ये ऑन रह रहे हैं। ठीक है, ये SCR1 और SCR4 अल्फा से लेके पाई तक ऑन रह रहे हैं, और पाई के बाद पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक जो है वो इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है उसकी वजह से जो है वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। इसी तरह SCR2 और SCR3 जो है वो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं, और 2 पाई के बाद जो है वो फिर यहाँ पे फिर वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा है इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो ये इंडक्टिव लोड की वेवफॉर्म थी। ठीक है, ये इस तरह डिफर कर रही है उससे। ठीक है, और यही करंट में जो है करंट की वेवफॉर्म में भी देख सकते थे। करंट की वेवफॉर्म जो है वो जब थायरिस्टर ऑन हो रहे हैं SCR1 और 4 उस वक्त ये वेवफॉर्म है, और जब दूसरे दो थायरिस्टर हैं तो उस वक्त ये वेवफॉर्म है। दरमियान में जो गैप आ रहा है उस गैप के अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। ये वाला जो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा या 2 पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक ये जो गैप आ रहा है यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इसमें वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब अगर आप आगे देखो तो अगले पेज के ऊपर जो है एक तो मॉड लिखा हुआ है। पहली बात तो ये लिखा हुआ है कि SCR1 और 4 जो है वो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करते हैं, जबकि SCR2 और 3 जो है वो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करते हैं। ये हम कर चुके हैं। इसकी V एवरेज जो है ये RL लोड के लिए है। ये जो V मीन है ये दूसरे वाले सर्किट में जो RL लोड है उसके लिए है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि 1/पाई जो कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर है वो होता है अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक जो है वो कंडक्शन है। और ये वी बार साइन ओमेगा टी को इंटीग्रल इनपुट को इंटीग्रेट करेंगे 2 वी बार कॉस अल्फा और पाई आएगा। नीचे इंटीग्रेट करके दिखाया हुआ है कि ये कैसे आता है। वी बार ओवर पाई जो है उसे कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। इसमें लिमिट पुट करेंगे पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे कॉस पाई प्लस अल्फा जो है वो माइनस कॉस अल्फा के इक्वल होता है। ये -2 कॉस अल्फा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके ये आंसर आएगा 2 वी बार कॉस अल्फा ओवर पाई। तो ये वी एवरेज की इक्वेशन है इस ऊपर वाले हमारे कन्वर्टर के लिए। अच्छा, अब अगले पेज के ऊपर इसका गेटिंग सीक्वेंस लिखा हुआ है। गेटिंग सीक्वेंस का मतलब ये है कि ये जो हमारे सर्किट है इसमें हमने ये वाले दो थायरिस्टर जो हैं SCR1 और SCR4 इनको एट अ टाइम हमने फायर करना है, और बाकी जो दो हैं SCR2 और SCR3 इनको एट अ टाइम करना है। तो ये हम पर्पस जो ये जो मैकेनिज्म है ये कैसे अचीव करेंगे, ये ऐसे अचीव करेंगे कि पहले एक हम पल्स जनरेट करेंगे जो कि पॉजिटिव साइकिल में, और उसमें उसको डिले देंगे एंगल अल्फा का। डिले एंगल अल्फा का मतलब है कि आपने एक ऐसी पल्स जनरेट करनी है जो कि यहाँ से शुरू हो और अल्फा
ये जो एंगल है इतना डिले देके यहाँ पे आपने दोनों थायरिस्टर को इकट्ठा ऑन कर देना, ठीक है। अल्फा का डिले देके आपने SCR1 और SCR4 को उनके गेट और कैथोड के दरमियान में आपने ये पल्स अप्लाई करनी है, जिससे ये दोनों थायरिस्टर जो हैं साइमल्टेनियसली फायर करेंगे। और उसके बाद जो है थ्रू गेट आइसोलेशन सर्किट आप ये जो इनके जो है वो इनके गेट और कैथोड के दरमियान ये पल्स दोगे। उसके बाद दूसरी पल्स जो है, जो बाकी दो थायरिस्टर हैं उनको ऑन करने के लिए, फायर करने के लिए एक और पल्स जनरेट करेंगे, जो कि डिले एंगल पाई प्लस अल्फा होगा, उसका पाई प्लस अल्फा एंगल होगा। उसे भी जो है वो SCR2 और SCR3 के गेट और कैथोड के दरमियान में थ्रू गेट आइसोलेशन सर्किट आप प्रोवाइड कर दोगे, जिससे वो वाले दो थायरिस्टर इकट्ठे ऑन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये ऑपरेशन लिखा हुआ, ऑपरेशन में आपको समझा चुका हूँ। ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल SCR1 और 4 आर फॉरवर्ड बायस एंड बोथ ऑफ देम आर फायर्ड एट मेगा टी इक्वल टू अल्फा। अल्फा एंगल के ऊपर जो है वो दोनों फायर होते हैं और फॉरवर्ड बायस होते हैं, उससे वो कंडक्शन स्टार्ट करते हैं और लोड करंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर एक बात लिखी हुई है, ड्यू टू इंडक्टिव नेचर SCR1 एंड SCR4 कंटिन्यू टू कंडक्ट इवन बियॉन्ड पाई इवन दो इनपुट वोल्टेज इज ऑलरेडी इन नेगेटिव साइकिल। तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ कि अगर ऊपर हम दोबारा देख लें कि यहाँ पे ये देखो ना, यहाँ पे जो है SCR1 और 4 जो है वो नेगेटिव साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करते रहते हैं इंडक्टिव नेचर की वजह से। तो ये वो बता रहा है कि इंडक्टिव नेचर की वजह से जो है वो पाई के बाद भी जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पाई प्लस अल्फा तक ये कंडक्ट करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल जो है SCR2 और SCR3 आर फॉरवर्ड बायस एंड दे आर फायर्ड साइमल्टेनियसली एट पाई प्लस अल्फा व्हिच कॉज कंडक्शन इन बोथ SCR1 इन बोथ, यहाँ तक है बोथ तक, ठीक है। यानी आप पाई प्लस अल्फा पे उनको फायर करते हो और नेगेटिव साइकिल में SCR2 और SCR3 जो हैं वो कंडक्ट करती हैं। SCR1 और 4 जो हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल कॉम्पिटिशन की वजह से, क्योंकि जो है वेव फॉर्म जब नेगेटिव साइकिल में एंटर होती है तो नेगेटिव साइकिल में एंटर होने की वजह से आपके जो SCR1 और 4 जो हैं वो दोनों रिवर्स बायस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों टर्न ऑफ हो जाते हैं और आपका लोड करंट जो है वो SCR1 और 4 की बजाय अब SCR2 और 3 के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये लिखी हुई है, इन इंडक्टिव लोड ड्यूरिंग अल्फा टू पाई कन्वर्टर इज सेट टू बी इन रेक्टिफिकेशन मोड एंड पावर फ्लोज फ्रॉम supply to output, and during pi to pi plus alpha converter is set to be in inversion mode and power flows from load to supply। अब मैं ये वेव फॉर्म में दोबारा आपको दिखा देता हूँ। वो ये कह रहा है कि ये जो है ना अल्फा से लेके पाई तक जो है, ये वाला जो रीजन है, इसमें इन्वर्टर जो आपका कन्वर्टर है ना, इसको रेक्टिफिकेशन मोड में कहेंगे और इस वक्त जो है वो आपके सप्लाई से लोड पे वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद जो ये वाला रीजन है ना, पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक, इसमें वोल्टेज रिवर्सल, इसको इन्वर्जन मोड कहते हैं। इसमें वोल्टेज रिवर्स हो रहा है, तो इसमें जो है ना इसको इन्वर्जन मोड कहते हैं और इसमें आपके लोड से सप्लाई की तरफ जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है। तो ये अनवांटेड हमारा रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फ्री व्हीलिंग डायोड, इसी के अंदर जो है ना हम फ्री व्हीलिंग डायोड एंटर करते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट देखते हैं कि क्या होता है। फ्री व्हीलिंग डायोड से ये होगा कि वो जो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक जो रीजन है, जहाँ पे वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा था और इंडक्टिव नेचर की वजह से करंट नेगेटिव में जा रहा था, वहाँ पे ये होगा कि जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये वाला डायोड, उस रीजन में जैसे ही इंडक्टर की वजह से वोल्टेज रिवर्सल होगा तो उस रीजन में ये डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, ठीक है। ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इस डायोड की वजह से वो जो वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा था, ये वहाँ पे जो नेगेटिव में वोल्टेज आ रहा था वो नहीं जाएगा और यहाँ पे ये डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा। यानी आपका 0 से लेके अल्फा तक वाला रीजन और पाई से लेके पाई प्लस अल्फा और 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा, ये जो रीजन है इसके अंदर आपका डायोड कंडक्ट करने लग जाएगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। और इसकी वजह से आपका करंट जो है, आउटपुट करंट, वो कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट हो रहा था, ऊपर वाली वेवफॉर्म को दोबारा देख लो। ऊपर वाली वेवफॉर्म, ये वाली जो वेवफॉर्म है, इसमें ये जो नेगेटिव स्पाइक आ रही थी, ये नेगेटिव स्पाइक खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें थायरिस्टर जो है वो उस थायरिस्टर की बजाय डायोड के अंदर से करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से जो वोल्टेज रिवर्सल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट जो है वो ये है कि
एक तो नेगेटिव स्पाइक खत्म होगी और एक आपका करंट जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा, और ये डायोड के करंट की कंडक्शन का पीरियड है। ठीक है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्शन का पीरियड है। अच्छा, उसके बाद सिंगल फेज हाफ कंट्रोल या सेमी कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें क्या किया हमने कि पहले वाले जो सर्किट है उसमें 4 थायरिस्टर थे, इसके अंदर जो है नीचे वाले जो 2 थायरिस्टर हैं उनकी बजाय डायोड लगा दिए। ठीक है, अच्छा, तो क्या होगा इसमें बेसिकली वही हो रहा है कि SCR1 और डायोड 4 ये एट अ टाइम कंडक्ट करेंगे, और SCR2 और डायोड D3 जो है ये एट अ टाइम कंडक्ट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो है वो रेक्टिफायर्स के मुकाबले में। ठीक है, अच्छा, नीचे लिखा हुआ है इफ इन fully controlled rectifier only rectification can be obtained by connecting a freewheeling diode across the output terminals। तो ऊपर हमने देखा था कि जब हमने फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाया था तो उसकी वजह से जो इन्वर्जन, जो नेगेटिव स्पाइक आ रही थी वो हमने खत्म कर दी थी, उसकी वजह से रेक्टिफिकेशन हमने अचीव की थी। अनदर मेथड टू obtain rectification in bridge rectifier is replacing half of the SCR with diodes, यानी 4 में से जो 2 SCR थे उनको डायोड से रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसको सेमी कंट्रोल्ड या ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड इसलिए कि इसमें 2 थायरिस्टर्स हैं और 2 डायोड्स हैं, और हम थायरिस्टर का तो अल्फा चेंज कर सकते हैं लेकिन हम डायोड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डायोड में उनका फायरिंग एंगल नहीं होता, डायोड या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वेवफॉर्म देखते हैं। पहली बात ये देखो कि SCR1 जो है वो यहाँ पे अल्फा पे आपने फायर किया, अल्फा पे आपने फायर किया और वो पाई प्लस अल्फा तक ऑन रहेगा, क्योंकि हमारा इंडक्टिव लोड है, तो SCR1 को हम अल्फा पे फायर करेंगे, इंडक्टिव लोड की वजह से वो पाई प्लस अल्फा तक ऑन रहेगा। ठीक है, इंडक्टर की वजह से वो पाई प्लस अल्फा तक ऑन रहेगा, जबकि डायोड D4 जो है ये पॉजिटिव साइकिल में जो है, पॉजिटिव साइकिल के दौरान जितना पूरा पॉजिटिव साइकिल है पाई तक, 0 से पाई तक, वहां पे हमारा डायोड D4 जो है वो ऑन रहेगा। इसका मतलब है कि SCR1 जो है वो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक ऑन है, जबकि डायोड जो D4 है वो 0 से लेके पाई तक ऑन है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों एट अ टाइम ऑन हो तो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके इंटरवल्स में फर्क है। ये SCR1 और SCR और डायोड 4 जो है, SCR1 एंड डायोड 4 जो है ये पॉजिटिव साइकिल के दौरान ऑन तो हो रहे हैं इकट्ठे, लेकिन इनका इंटरवल डिफरेंट है। इंटरवल इस तरह डिफरेंट है कि जो SCR1 है वो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक ऑन है, जबकि डायोड D4 जो है वो 0 से लेके पाई तक ऑन है। ठीक है, इसी तरह नेगेटिव साइकिल में देख लो, नेगेटिव साइकिल में जो है वो पाई प्लस अल्फा के ऊपर आप SCR2 को फायर करोगे, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक ये ऑन रहेगा इंडक्टिव नेचर की वजह से, और जबकि डायोड D3 जो है वो पाई से लेके 2 पाई तक नेगेटिव साइकिल, यानी जो नेगेटिव साइकिल होता है इन वेवफॉर्म का, जो नेगेटिव साइकिल होता है पाई से 2 पाई तक, तो आपका जो डायोड D3 है वो डायोड D3 जो है ये नेगेटिव साइकिल के दौरान ऑन रहेगा। ठीक है, इसलिए ये आप वेवफॉर्म में अगर सर्किट में दोबारा देखो तो डायोड D3 और SCR2 जो है ये नेगेटिव साइकिल के दौरान ऑन तो हो रहे हैं, लेकिन इनके इंटरवल्स डिफरेंट है। इंटरवल्स किस तरह डिफरेंट है, इसका इंटरवल पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक है, जबकि डायोड का जो इंटरवल है वो पाई से लेकर 2 पाई तक है। ठीक है, तो अब जो हमारी आउटपुट करंट है ना, उसको अगर आपने देखना हो तो आप इन चारों को ऐड कर दो, SCR1, SCR2, डायोड D3 और डायोड D4, इन चारों को ऐड कर दोगे तो ये हमारी टोटल करंट, जो आउटपुट करंट है वो आ रही। ठीक है, तो ये हमारी करंट कॉन्टिन्यूस होगी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंटरवल के अंदर थायरिस्टर ऑन होगा उसमें डायोड ऑन नहीं होगा, यानी जिस वक्त डायोड जो मिस कर रहा है ना, थायरिस्टर जो इंटरवल मिस कर रहा है वो डायोड कवर कर रहा है, ये वाला जो इंटरवल है ये डायोड कवर कर रहा है। इसी तरह जो SCR2 का ये वाला रीजन है जो कि थायरिस्टर मिस कर रहा है वो डायोड D3 कवर कर रहा है, इसलिए जब चारों को ऐड करेंगे तो आपकी जो करंट है वो कॉन्टिन्यूस होगी, जिसके अंदर कोई गैप नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये VSCR1 हम पहले भी कर चुके हैं, जब थायरिस्टर 1 ऑफ होता है, यहाँ पे थायरिस्टर 1 ऑफ होता है तो इसका ये वाला वोल्टेज जो है वो थायरिस्टर के क्रॉस अपीयर हो जाएगा। उसके बाद थायरिस्टर कब ऑफ हुआ, उसके बाद थायरिस्टर यहाँ पे ऑफ हो रहा है, थायरिस्टर 1 जो है वो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, इस रीजन में जो वोल्टेज है वो थायरिस्टर के क्रॉस जो है अपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये हम कह रहे हैं। और ये जो हमारा कन्वर्टर है ये इनपुट से नॉन साइनोसाइडल डिसकंटिन्यूअस करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, तो ये जो है ये सप्लाई करंट जो है, हमारी जो सप्लाई करंट है ये वाली करंट सप्लाई करंट,
ये इसकी वेव फॉर्म है, ये नॉन साइनोसाइडल करंट ड्रॉ करेगा, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाओ, आगे सेमी कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड है। फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, इस पेज के ऊपर सिर्फ डायग्राम बनी हुई है, अगले पेज पे वेवफॉर्म बनी हुई है। अच्छा अगले पेज पे फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से ये होगा कि जो है हमारे SCR1 और डायोड 4 ये एक ही इंटरवल के लिए कंडक्ट करना शुरू हो जाएंगे, यानी अल्फा से लेके पाई तक जो है SCR1 और डायोड 4 ये एक इंटरवल तक कंडक्ट करेंगे, और SCR2 और जो डायोड 3 है ये पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक कंडक्ट करेंगे। जो दूसरा रीजन है जीरो से लेके अल्फा तक या पाई प्लस अल्फा से लेके ये वाला जो रीजन है पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, इस रीजन में हमारा जो कॉम्यूटेटिंग या फ्री व्हीलिंग डायोड है, ये रीजन, उस रीजन में वो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होके उसके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो इस डायोड के थ्रू जो है वो कंडक्ट करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे, यानी अगर आप ये तीनों वेव फॉर्म ऐड कर लो, ये वाली तीनों वेव फॉर्म ऐड कर लो, तो आपके दो जो यानी सेट पेयर बने हुए हैं, SCR1 और SCR4 का पेयर है, SCR2 और डायोड 3 का पेयर है, और ये जो कॉम्यूटेटिंग डायोड है, इन तीनों को अगर ऐड कर लो तो आपका जो करंट है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, जो कि हर इंटरवल को कवर कर रहा है। और ये जो है नॉन साइनोसाइडल करंट ड्रॉ कर रहा है हमारा, ये IS की वेव फॉर्म है, ये जो IS जो कि सप्लाई करंट है, ठीक है, नॉन साइनोसाइडल करंट होगी, ठीक है। अच्छा अब आगे चलें, आगे इसकी वो लिखी हुई है वी मीन, ठीक है, वी मीन इक्वल टू 1/पाई अल्फा टू पाई 2v बार 1 प्लस कॉस अल्फा। ये अल्फा बाय 2 नहीं है, इसको ये वाला जो है ना, इसको पढ़ना हो तो नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से पढ़ना है 1 प्लस कॉस अल्फा, ये जो 2 है ना, ये 2 पूरे के नीचे है, ये इधर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अल्फा बाय 2 लिखा हुआ है, ये अल्फा बाय 2 नहीं है, ये 1 प्लस कॉस अल्फा ओवर 2 है। अच्छा इसको देख लो एक दफा, 1/पाई अल्फा से पाई वी बार साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट करना है, वी बार ओवर पाई बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रल है वो माइनस कॉस ओमेगा टी है, अल्फा से पाई तक, ये कॉस पाई माइनस कॉस अल्फा होगा, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का जो फॉर्मूला है वो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 होता है। ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये -2 भी हमने बाहर निकाल लिया, ये 2v बार ओवर पाई हो गया। अंदर जो है हमने क्या किया, ये साइन इसको डिसॉल्व करके साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा बाय 2, और इसको अगले को भी साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फा ओवर 2 कर दिया। तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा इस जो है वो कॉस अल्फा होता है, तो इससे ये कॉस अल्फा बाय 2 बन गया, और यही आइडेंटिटी अगले पे अप्लाई कर दी, तो ये माइनस कॉस अल्फा बाय 2, ये कॉस माइनस अल्फा बाय 2 बन गया, और कॉस ऑफ पाई और अल्फा और कॉस ऑफ माइनस अल्फा इक्वल होते हैं, तो ये कॉस अल्फा बाय 2 ही बन गया, ठीक है। अच्छा ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 बन जाएगा, कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है वो 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2 होता है, तो ये 2v बार इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा बाय 2, ये इसकी वी मीन या वी एवरेज की वैल्यू है सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर की, ठीक है। तो ये इसकी वेव फॉर्म थी। उसके बाद ये वाला जो सर्किट है ना, फुल वेव कंट्रोल सेंटर टैप रेक्टिफायर, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था विद इंडक्टिव आरएल लोड। इसके अंदर नई चीज मैं आपको एक दफा दिखा देता हूँ कि लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक है जिसको हम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो कॉम्यूटेटिंग फ्री व्हीलिंग डायोड है ना, ये नई चीज आ रही है, हमने लास्ट लेक्चर में बगैर कॉम्यूटेटिंग डायोड भी किया था। मैं जरा एक दफा आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये जो पेज नंबर 6 है लेक्चर नंबर 3 का, इसके अंदर ये डायग्राम आप देख रहे हो कि ये जो है ना, इसके अंदर कॉम्यूटेटिंग डायोड नहीं है, सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर है। और इसमें अगर आप एक चीज देखो कि इस फ्री व्हीलिंग डायोड का इफेक्ट क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से ये जो वोल्टेज रिवर्सल नेगेटिव स्पाइक आ रही है ना, ये दूर हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्पाइक जो है ये दूर हो जाएगी, ये हमारे फ्री व्हीलिंग डायोड की वजह से। अब मैं वापस लेक्चर 4 पे जा रहा हूँ, ये लेक्चर 4 है, तो इधर आगे 2 SCR लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी सर्किट वही है, RL लोड लगा हुआ है और कॉम्यूटेटिंग डायोड हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फ्री व्हीलिंग या कॉम्यूटेटिंग डायोड कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा अब इसकी वजह से आप एक चीज तो देख लो कि इसकी वी आउटपुट में मुझे नेगेटिव स्पाइक आ रही थी, वो नेगेटिव स्पाइक खत्म हो गई, ठीक है। अल्फा से लेके जो है वो अल्फा से लेके पाई तक जो है वो कंडक्ट करेगा एक थैरिस्टर, और पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक दूसरा थैरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो ये देख लो अल्फा से पाई तक एक थैरिस्टर कर रहा है,
और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक दूसरा थर्स्टर कर रहा है, ठीक है। और ये जो डायोड है, कम्यूटेटिंग डायोड जो है, ये जो इंटरवल है ना पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक और 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक, उसके अंदर ये कम्यूटेटिंग और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। और इन तीनों को अगर आप ऐड कर लो, इन तीनों को अगर आप ऐड कर लो तो आपकी जो आउटपुट करंट की वेवफॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस करंट आपको मिलता रहेगा, ये कॉन्टिन्यूस करंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये इफेक्ट होगा कम्यूटेटिंग फ्री व्हीलिंग डायोड का, जिससे आपकी करंट कॉन्टिन्यूस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपने खुद करनी है, मैं आपको इसका एक पार्ट समझा दूंगा, एक या दो पार्ट समझा देता हूँ। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ अ फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर विद आरएल लोड फॉर द फॉलोइंग फायरिंग एंगल। ये 5 फायरिंग एंगल दिए हुए हैं, आपने बताना है कि ये जो हमारा ये वाला सर्किट है ना, ये वाला सर्किट है, ये जो फ्री व्हीलिंग डायोड का जो सेंटर टैप वाला ये वाला, वो कह रहे हैं इसको मैं 5 डिफरेंट फायरिंग एंगल अल्फा दे रहा हूँ, इन पांचों के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ करो और बताओ कि ये कैसे कंडक्ट करेगा, इसकी वेव फॉर्म जो है वो कैसे होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो जीरो है। जीरो का मतलब है आपने बताना कि इसका ऑपरेशन बताना है विद द हेल्प ऑफ वेव फॉर्म्स, इसका ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब जीरो इसका होगा ना फायरिंग एंगल, जीरो का मतलब है कि थायरिस्टर यहीं पे फायर हो गया, यहीं पे जीरो पे, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइकिल के दौरान एक थायरिस्टर ऑन कंडक्ट करेगा और नेगेटिव साइकिल के दौरान दूसरा थायरिस्टर करेगा। जैसे डायोड्स होते हैं ना, ये उस तरह बिहेव करेगा, जैसे उसने लिखा हुआ है कि ये आउटपुट इज सिमिलर टू अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जैसे डायोड्स कंडक्ट करते हैं वैसे ये कंडक्ट जो है वो रिएक्ट करेगा। और ईच एचसीआर विल कंडक्ट फॉर 180 डिग्री, यानी जीरो से लेके पाई तक जो है वो, जीरो से लेके पाई तक एक थायरिस्टर ऑन कंडक्ट करेगा और पाई से लेके 2 पाई तक दूसरा थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। इधर आप देख लो SCR1 जो है जीरो से पाई तक कंडक्ट कर रहा है और पाई से लेकर 2 पाई तक जो है दूसरा कर रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका जो है वो ये आपके आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज है। और VSCR1 जो है, VSCR1 जब थायरिस्टर 1 ऑफ होता है जिस रीजन में, जब थायरिस्टर 2 ऑन है उस वक्त ट्वाइस जो पीक वैल्यू है वो इसके क्रॉस अपीयर हो जाएगी और जो करंट है वो कॉन्टिन्यूस रहेगा आपका। इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका करंट जो है आउटपुट करंट वो कॉन्टिन्यूस रहेगा, और जो सप्लाई करंट है वो नॉन साइनसॉइडल होगी, वो पहले भी देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए था। उसके बाद आप देखो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए क्या होगा। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री में आप देख लो कि ये देखो ना, ये 0 से लेकर पाई होता है 180, इसका जो हाफ है वो ये 90 होता है, तो 90 का हाफ कर लो तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 45 डिग्री होता है। तो ये 45 डिग्री पे फायर हो रहा है, 45 डिग्री। अच्छा, एक चीज आपने उसने और बताई हुई है, अज्यूम हाईली इंडक्टिव लोड। हाईली इंडक्टिव लोड का मतलब है कि इसने वोल्टेज रिवर्सल जो क्रिएट होता है ना पाई के बाद पाई प्लस अल्फा तक, वो भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो पाई प्लस अल्फा में ये 0 45 पे ये फायर हुआ और पाई प्लस अल्फा तक ये कंडक्ट करता रहेगा और नेगेटिव स्पाइक क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये VSCR1 जो है ये वोल्टेज है, इधर SCR1 देख लो, SCR1 जो है वो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक, यानी 45 डिग्री से लेके 180 प्लस 45 तक कंडक्ट करेगा। SCR2 जो है वो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक, अल्फा की वैल्यू 45 है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका जो करंट है आउटपुट करंट वो कॉन्टिन्यूस रहेगा और ये नॉन साइनसॉइडल जो है वो करंट ड्रॉ करेगा। इसी तरह अगले जो 3 एंगल है ना, 90 वाला और 135 वाला और 180 वाला, ये आप लोग खुद करना, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ तक खत्म कर रहे हैं। अगर लेक्चर में कोई और मसला होगा तो आप देख लेना, अगर लेक्चर लेंथी है तो हम इसको ब्रेक करके 2 लेक्चरों में भी कवर कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो हम इस लेक्चर को कोशिश करेंगे कि थर्सडे को हम जो है वो कवर कर लें इसमें सारे में। अगर आपको लेंथी लगेगा तो हम इसको अगले मंडे वाले लेक्चर में थोड़ा कुछ टॉपिक कर लेंगे, ठीक है। वैसे एक आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।